हेलो दोस्तों, मैं रंजना परिहार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी थी। आज इस लेक्चर में हम और अन्य परिभाषाओं को जानेंगे जो कि 3 नंबर के हिसाब से या 5 नंबर में पूछी जा सकती हैं। देखेंगे संगम क्या होता है। संगम का अर्थ होता है विराम। संगम का अर्थ होता है विराम। अर्थ है विराम अर्थात रुकना, अर्थात वर्णों का उच्चारण करते समय अर्थ में स्पष्टता हेतु दिए गए विराम को संगम कहते हैं। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस किसी शब्द के उच्चारण में उसके वर्णों के बीच जो विराम दिया जाता है, जो गैप दिया जाता है, उससे उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम वर्णों के बीच विराम देते हैं। तो इस विराम को क्या कहते हैं? हम संगम कहते हैं। एक उदाहरण से समझ इसकी परिभाषा लिखेंगे। वर्णों का उच्चारण करते समय अर्थ में स्पष्टता हेतु दिए गए विराम को संगम कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे क्या होता है। उदाहरण है जलसा। ठीक है, जलसा यानी होता है उत्सव। इसका अर्थ क्या होता है? उत्सव। लेकिन यहीं पे हमने बोला जलसा, थोड़ा सा विराम दिया, जलसा। जलसा तो इसका अर्थ होता है पानी की तरह। पानी की तरह अर्थात वर्णों में हमने क्या दिया? थोड़ा सा गैप दिया, विराम दिया, रुका, थोड़ा सा रुके, तो रुकने से उसके अर्थ में स्पष्टता हुई। कोई बोलता है जलसा तो यानी उत्सव है, और कोई बोलता है जलसा तो यानी पानी की तरह। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे। मात्रा। स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों के साथ संयोग करते हुए मात्रा कहलाते हैं। मात्रा हमने देखी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मात्रा क्या होती है। और जैसे बड़ा आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इन सब की मात्रा होती है। फिर मात्रा का अर्थ क्या होता है? मात्रा होती क्या है कि स्वरों के चिन्ह। ये कैसी है? जो कि अपन ने पढ़ा है कि आ ई ओ, ये सब स्वर है। तो जो स्वरों के चिन्ह है जो व्यंजनों के साथ लगते हैं, उनके साथ संयोग करते हैं, उन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। परिभाषा लिख लेंगे। स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों के साथ संयोग करते हैं, मात्रा कहलाते हैं। कितनी होती है मात्रा? कुल 10 होती हैं। कुल 10 होती है। कौन कौन सी? बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, मात्रा समझे। मात्रा का अर्थ क्या होता है कि ये स्वर ही होते हैं। तो जो स्वर होते हैं उन स्वरों के चिन्ह हैं। स्वरों के चिन्ह जो व्यंजनों के साथ संयोग करते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है, ये 10 होती हैं, ये हमने लिख लिया। एक नोट डाल के एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखना है कि जो छोटी ई की मात्रा है, इसको देवनागरी लिपि का दोष कहा गया है। देवनागरी लिपि का दोष कहा गया है। क्यों कहा गया ये जानेंगे। देवनागरी लिपि का इसको दोष कहा गया है क्योंकि यह जो छोटी की मात्रा है यह लिखते समय तो व्यंजन से पहले आती है, लेकिन उच्चारण जो होता है इसका बाद में होता है। ठीक है, अर्थात एक उदाहरण से देख लेंगे। जैसे कितना हो गया, कितना यानी लिखा तो पहले है लेकिन इसका उच्चारण कब है? क के बाद है। कितना, क पहले क का उच्चारण हुआ, फिर छोटी ई का उच्चारण हुआ। अर्थात मतलब इसका उच्चारण तो बाद में होता है। इसका उच्चारण बाद में होता है, लेकिन इसका लेखन है वो पहले होता है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि का दोष कहा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे। व्यंजन गुच्छ क्या होता है? इसके नाम से थोड़ा समझ में आ रहा है कि व्यंजन गुच्छ यानी व्यंजनों का गुच्छा, व्यंजन का समूह। तो जब किसी शब्द में, इसकी परिभाषा देखेंगे, जब किसी शब्द में जो व्यंजन रहते, एक से ज़्यादा व्यंजन एक साथ आ जाए तो उन्हें वहाँ पर क्या हो जाता है? व्यंजनों का गुच्छा बन जाता है, व्यंजनों का समूह बन जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे? व्यंजन गुच्छ बोलेंगे। उदाहरण इसकी परिभाषा लिख लेंगे। उदाहरण से समझ लो पहले। उदाहरण इसका जैसे औष्ठई क्या है? ओ आदर्श षटकोण है,
आधा ठठेरा है प्लस य, इसका वर्ण विच्छेद किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये व्यंजन है, ये ओ क्या है, ये स्वर है, अविस्वर है, और ये तीनों व्यंजन है। तो मतलब एक व्यंजन, एक से ज़्यादा व्यंजन एक साथ आए हैं तो व्यंजनों का क्या बन गया है, गुच्छा बन गया है, समूह बन गया। तो इसे क्या बोलेंगे, व्यंजन गुच्छ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यंजन गुच्छ। अर्थात जब किसी शब्द में स्वर रहित व्यंजन एक साथ आ जाए, स्वर रहित व्यंजन एक से ज़्यादा व्यंजन आ जाए तो उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब किसी शब्द में स्वर रहित व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर व्यंजनों का समूह बन जाता है और इसे ही व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। ठीक है, अब अगली परिभाषा देखेंगे। द्वित्व या युग्मक व्यंजन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है दो एक समान व्यंजन, दो एक समान व्यंजन। अर्थात जब किसी शब्द में दो एक समान व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उस शब्द में क्या बोलेंगे कि द्वित्व व्यंजन आ गए हैं, दो एक समान व्यंजन आ गए। जैसे बिल्ली, यहाँ पर ल, छोटा ल मिलके मतलब इसका वर्ण विच्छेद करके देखेंगे, ब छोटी ई, आधा ल, फिर बड़ी। अर्थात यहाँ पर जो ल है, दो एक समान व्यंजन एक साथ आ गए हैं। ठीक है, जब दो एक समान व्यंजन एक साथ आ जाए तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, द्वित्व या युग्मक व्यंजन को कहेंगे। ठीक है, अगली परिभाषा देखेंगे। अनुतान क्या होता है? अनुतान अर्थात वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारे साउंड में जो उतार चढ़ाव होता है, जो आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है, उसे अनुतान कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करते समय आवाज़ में उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। उतार चढ़ाव को क्या बोलेंगे, अनुतान कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने बोला बहार, तो कभी जब जिसमें बड़ी मात्रा लगती है तो उसमें अपनी जो ध्वनि है, थोड़ा आवाज़ साउंड जो है थोड़ा ऊपर जाता है, जब फिर नीचे आता फिर ऊपर जाता है। इस तरह से जो उतार चढ़ाव है इसे क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं। अगली परिभाषा देखेंगे, बलाघात। इसको देखेंगे, बल प्लस आघात। अर्थात शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण पर जो विशेष बल दिया जाता है तो उसे बोला बहार। तो यहाँ पे हा पे विशेष बल दिया गया है, तो यहाँ पे हा पे विशेष बल दिया गया है तो इसे क्या बोलेंगे, बलाघात। मतलब किसी वर्ण पर हमने विशेष बल दिया गया है। अर्थात सब इसकी परिभाषा लिखेंगे। शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण पर जो विशेष बल दिया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, बलाघात कहते हैं। उदाहरण देखें, बहार। तो यहाँ पे अपन ने हा पे क्या है, बहार विशेष बल दिया, तो किसी वर्ण पर जो विशेष बल दिया जाता है उस बल को क्या बोलेंगे, बलाघात। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इतना जाना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं नई परिभाषाओं के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।